आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 1206 से 1526 तक की बात करने वाले हैं। अर्बनाइजेशन दिल्ली सल्तनत में कैसे हुआ, बड़ा मजा आएगा। उस समय शहर होते कैसे थे, हम प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। यही इतिहास का मजा है। आपको पता चलता है कि यार उस समय क्या रहा होगा। इतिहास तो आप पढ़ लेते लेकिन जरा फील करके देखिए। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर इंस्टा पे मैं आ गया हूं, आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। देखिए इसकी पीडीएफ आप क्या कर, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है। मतलब ये आप पीडीएफ लेंगे इसकी, ले लीजिए फिलहाल, मैं डालूंगा टेलीग्राम पे। बट एज सच रिलेवेंट नहीं है, आप सुनिए इसको। देखिए जिनके पास किताब है बहुत बढ़िया, नहीं है तो वो नोट्स बना ले। नहीं तो जब आपका एग्जाम हो ना, आप लास्ट में एक दो बार सुन लीजिएगा, अपने आप सब याद हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अर्बनाइजेशन की। देखो यार ऐसा है, इब्न खालदून जो कि अरब हिस्टोरियन थे, वो बोले रॉयल अथॉरिटीज और डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिल्डिंग्स के लिए, प्लानिंग ऑफ अ सिटी के लिए। मतलब जो शहर का बिल्डिंग एंड प्लानिंग होती है उसके लिए रॉयल अथॉरिटी या डायनेस्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े शहर, मॉन्यूमेंट्स इसीलिए बिल्ड किए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि इसके पीछे डायनेस्टी बहुत बड़ी थी। ये कहना है इनका। अब इसका मतलब क्या है वो तो हम अभी देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको पता ही है कि इस्लामिक इन्वेजन 712 में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम पहला था जिसने भारत को इन्वेड किया। उसके बाद 150 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, मतलब काफी टाइम तक। और फिर यहां पे महमूद ऑफ गजनी आया जिसने भारत को इन्वेड किया, लेकिन उसने भारत पे रूल नहीं किया, वो आता था चला जाता था। महमूद ऑफ घोरी ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जीती, वहां से 1192 से इस्लामिक रूल शुरू हुआ। मोहम्मद ऑफ, देखिए भारत, ये देखिए मैं कैसे मैप, यार एक्चुअली ना मेरी जो राइटिंग है वो यार ये तो बहुत ही गंदा, ऐसे तो नहीं होगा मैप। चलिए मैं आपको देखिए ये है इंडिया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें ये वाला एरिया है पाकिस्तान, और इधर से फिर सेंट्रल पाकिस्तान बहुत गंदा बना दिया मैंने, इधर से सेंट्रल एशिया खुल जाता है। तो सेंट्रल एशिया मतलब इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और इधर फिर सेंट्रल एशिया। तो अगर आप पहले बात करें तो ये जो सेंट्रल, मतलब जो भी इन्वेजन होते थे सेंट्रल एशिया से ही होते थे। तो भाई ये भारत कहां से घुसते थे, ये सिंध से घुसते थे। तो जब मोहम्मद कासिम ने भारत को इन्वेड किया तो सिंध बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। सिंध जो था ना, मतलब पाकिस्तान से जब ये घुसे हैं, तो आज का पाकिस्तान का जो एरिया में तो सब भारत का ही था 1947 तक, अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी, लेकिन उस समय का वो सब सिंध से होता था। इसीलिए ये वाले जो शहर थे ना, ये जो आज का पाकिस्तान अगर आप देखेंगे, सिंध हो गया, मतलब मुल्तान हो गया, लाहौर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रहे थे उस समय भी। यहां पे फोर्टिफिकेशन बहुत तगड़ा था क्योंकि एक दरवाजा था, यहां से ही सारे इन्वेजन होते थे, गेटवे था एक तरीके से। तो इसीलिए जब जब इस्लामिक इन्वेजन हुए तब तब यहां पे सबसे पहले रूल जो है वो स्टैब्लिश हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कि इस्लामिक सिटी थी कैसी, देखो कुछ हम टिपिकल फीचर्स देख लेते हैं और इन्हीं को ही आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। इस्लामिक सिटीज में सबसे पहले मेन मॉस्क आता था, मस्जिद जो होता था जहां पे प्रेयर्स होती थी। मस्जिद से ही मदरसा अटैच होता था। मदरसा यानी कि स्कूल कॉलेज जहां पे पढ़ाई होती थी। और मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि रिलीजियस लाइफ का सेंटर होता था। प्रेयर्स मस्जिद में होती थी, ठीक है। बाजार जो है, मस्जिद के अगल बगल आपको बाजार देखने को मिलते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्बा। कस्बा यानी कि सिटाडेल, इंग्लिश में बोले। कस्बा जो था, कस्बा छोटे शहर होते थे जो कि सुल्तान, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इसको गवर्न करती थी विद द हेल्प ऑफ सुल्तान। सुल्तान के अंडर होती थी लेकिन यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होता था। तीसरा होता था आपका रेजिडेंशियल क्वार्टर, जिसको मोहल्ले कहते थे, जहां पे लोग रहते थे। चौथा होता था यहां पे मेन स्ट्रीट या सब स्ट्रीट जो कि मॉस्क से कनेक्ट होती थी। पांचवा होता था यहां पे शहर, शहर के अंदर ही तो सब आएगा ना, शहर जो कि बड़ी बड़ी दीवारों से सराउंडेड होती थी। छठा होता था आपका वॉल्स, एक्सटीरियर्स वॉल्स, ठीक है।
तो ये 6 इंपॉर्टेंट इस्लामिक सिटीज के फीचर्स हैं। अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टेक्स्ट, हमको ये सब मालूम कैसे चलता है। देखो, मालूम तो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं। हुआ क्या ना कि भारत जो था, जब दिल्ली सल्तनत 1206 में जब स्लेव डायनेस्टी आई, तो भारत बहुत लोगों के लिए पनाह भी बन गया। मतलब बहुत, जो भी सेंट्रल एशिया में कुछ भी ट्रबल होता था वहां पे, देखिए टर्क्स थे ये, शुरुआत में टर्किश रूल था ना 1206। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जो स्लेव डायनेस्टी थी वो टर्क्स थे। उसके बाद खिलजीज वो टर्क्स थे, तुगलक्स वो टर्क्स थे। तो शुरुआत में तो टर्क्स का ही रूल चला है कि नहीं। तो यहां पे होता क्या था कि अगर सेंट्रल एशिया में कोई भी प्रताड़ित है तो भारत में ही आ जाता था, और अगर मुस्लिम है तो भारत में उसको तुरंत शरण मिल जाती थी। तो बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस भारत में आए। अली कुफी, जिन्होंने, अब हम बात करते हैं कि टेक्स्ट में सल्तनत सिटीज को कैसे बताया गया है। अली कुफी की बात करें तो अली कुफी बताते हैं जो सिटीज थे वो रॉयल सीट्स थे, दे वर द सेंटर ऑफ द रॉयल सीट्स। यानी कि यहां पे राजा महाराजा बैठते थे, जो शहर होते थे, और इन शहरों में पैलेसेस, गार्डन्स, फाउंटेन्स, ये सब मिलता था, बहुत खूबसूरत होते थे। एलोर जो है, एलोर एक बहुत ही खूबसूरत शहर था, और ये हमको बताता है, एलोर जो है बेसिकली वो कैपिटल था हिंद और सिंध की। तो एलोर जो है हमको ये बताता है कि जो सिटीज थे दे वर द रॉयल सेंटर्स। बहुत सारे ऐसे जो हैं शहर थे जिनको ये रॉयल सेंटर्स बताते हैं। कूफी के हिसाब से बहुत सारे फोर्टिफाइड टाउन्स भी थे। फोर्टिफाइड टाउन्स में, देखिए टाउन का फोर्टिफिकेशन इसलिए जरूरी होगा, जैसे जो आज का पाकिस्तान का एरिया उसको फोर्टिफाई कर दिया गया था, क्योंकि जब भी मंगोल्स आक्रमण करते थे वहीं से ही करते थे। और शुरुआत में तो बलबन ने इसको फोर्टिफिकेशन शुरू किया। शुरुआत में तो क्या हुआ कि इल्तुतमिश के समय तो चंगेज खान भारत तक आ गया था ना, ये तो आगे बढ़ा नहीं, सिंध नदी के आगे बढ़ा नहीं। तो पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान, मतलब सिंध का फोर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। तो बहुत सारे फोर्टिफाइड टाउन्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें मुल्तान आता है, देवाल आता है, सीसम आता है, भल्लोर आता है, रमल आता है। ये सारे फोर्टिफाइड टाउन्स थे, ये कहना है इनका। हसन निजामी की बात करें तो हसन निजामी ने क्या बताया है। हसन निजामी ताजुल मसीर में ये बताते हैं कि सिटी में फीलिंग ऑफ प्लेंटी, मतलब आपको शहर में सब कुछ मिल जाता था। और हसन निजामी दिल्ली को, देखिए दिल्ली को सारे हिस्टोरियंस ने बहुत बड़ा शहर बताया, सबसे बेहतरीन शहर दिल्ली को बताया है। तो ये हसन निजामी भी बोलते हैं कि जो दिल्ली है वो वन ऑफ द प्रिंसिपल सिटीज है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट शहर दिल्ली, नाम ही है ना दिल्ली सल्तनत। और जियाउद्दीन बर्नी भी दिल्ली को, इतना खूबसूरत था दिल्ली कि जियाउद्दीन बर्नी भी खूब तारीफ करते हैं इसकी। हालांकि रूरल और अर्बन रेसिडेंट्स में भी यहां पे डिस्टिंग्विश किया गया है। देखो, कुछ हिस्टोरियंस ने जो रूरल काउंटर पार्ट्स है, जो गांव में लोग रहते थे, उनको बड़ा अनसिविलाइज्ड माना गया है, अनसिविलाइज्ड बोला है। जैसे इसामी है, इसामी जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, उनको बहुत ही इम्प्योर बोलते थे कि ये तो रहने के ही लायक नहीं है, दे आर डीमंस, दे आर अनवर्दी, दे आर इम्प्योर, ऐसे वर्ड्स यूज किए इसामी ने। ड्वेलर्स को, जो ड्वेलर्स होते थे, उनको ये पैरट्स या नाइटिंगेल्स कहते थे, और विलेजर्स को क्रोज या रेवंस कहते थे। यानी कि जो शहर में रहते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उनको तो उनकी बड़ी तारीफ की है कुछ हिस्टोरियंस ने, जैसे इसामी। लेकिन जो गांव में रहते थे उनको बोलते थे ये तो कौए हैं, और कुछ भी मिलेगा उसको नोच खाएंगे। तारीखे मुबारक शाही में बकायदा ये मेंशन है कि किस तरीके से लोग गांव वालों का मजाक उड़ाते थे, और आज भी आप देखने को ये मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि जो अभी चल रहा है वो सब कुछ इतिहास से लिया गया है, जो चीज चलती आ रही है। हालांकि सिटीज जो हैं हमेशा उनको कल्चरली रिफाइंड एंड सिंबल्स ऑफ सिविलाइजेशन बोला गया है। शहर से ही असली सिविलाइजेशन का उदय हुआ, हम सिविलाइज्ड बने, लोगों ने जीना सीखा। डिबेट्स भी बहुत होती हैं। मैं अभी अर्बनाइजेशन के प्रोसेस पे आ रहा हूं, याद रखिएगा ये लेक्चर्स लंबे होंगे, हमको बड़ा लंबा सफर तय करना है। तो 1206 से 1526 तक, मुगल्स के आगमन तक, मुगल्स की बात हम करेंगे अगले मॉड्यूल में। तो तब तक हमको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे केएम अशरफ है, अब डिबेट्स की बात करते हैं। केएम अशरफ बताते हैं कि जो टर्किश कंक्वेस्ट था, ठीक है, टर्किश कंक्वेस्ट ने क्या किया कि देखो होता क्या है कि
टर्क से पहले 1206 से पहले हमारे देखो हमारे यहाँ राजा महाराजा का रूल था, और टर्क्स ने जब आक्रमण किया भारत पे तो भी राजा महाराजा का रूल रहा। लेकिन भारत में तब तक इस्लाम आया नहीं था। अब इससे पहले क्या था, जब भी कोई नई डायनेस्टी आती है वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आती है। तो जो बनेगा, जब शहर बनेंगे तो वो उनके हिसाब से बनेंगे। तो के.एम. अशरफ बोलते हैं, अब यहां पे डिबेट्स है, बहुत सारे स्कॉलर्स के का मानना क्या है। के.एम. अशरफ बोलते हैं कि जब टर्क्स ने कॉन्क्वेस्ट किया तो जो मस्जिद थे, जो कबर थे, उन्होंने जो टूम्स, मॉस्क, आर्क्स जो थे, जो बनाया यहां पे मुस्लिमों ने, वो उसने भारत के आर्किटेक्चर को भी ओवरशैडो कर लिया। ये के.एम. अशरफ का मानना है, ध्यान दीजिएगा। टेम्पल्स को भी ओवरशैडो कर लिया, मतलब जो मॉस्क बनाए गए वो टेम्पल से भी ज्यादा अच्छे बनाए गए। हालांकि अभी जब हम विजयनगर किंगडम की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा सबसे बेहतरीन किंगडम, जिसको आज भी मतलब उससे ज्यादा बेहतरीन टाउन तो था ही नहीं। मोहम्मद हबीब का क्या कहना है? मोहम्मद हबीब जो है वो अर्बन रेवोल्यूशन की थ्योरी रखते हैं। अर्बन रेवोल्यूशन क्या, देखो क्या था कि नॉर्दर्न इंडिया में कास्ट डिवाइड था, आपको पता ही है, वर्ण सिस्टम हमारे चला आ रहा था लेटर वैदिक पीरियड से। मोहम्मद हबीब का यह कहना है कि देखो भारत जो था 11th सेंचुरी में, भारत वॉज अ फोर्टिफाइड सिटीज, इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ फोर्टिफाइड सिटीज। यहां पे आपको बहुत सारे फोर्टिफाइड सिटीज मिलेंगे, फोर्टिफाइड विलेज मिलेंगे, ताकि इनको कोई कंट्रोल ना कर सके। और इन फोर्टिफाइड विलेज में, मतलब किले, जो गांव थे वो उसमें आपको किले मिलेंगे, बिल्कुल बड़ी बड़ी दीवारें। इन फोर्टिफाइड विलेज में जो कमांडर होता था वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता था। यानी कि जो लो कास्ट के लोग होते थे उनको शहर में आने की, इन फोर्टिफाइड टाउन्स में आने की ज्यादा अनुमति नहीं थी। वो बाहर ही रहते थे, वॉल्स के बाहर, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी वॉल्स के बाहर रहते थे, वो शहर में नहीं आते थे। तो यानी कि जो लग्जरी थी वो अपर कास्ट लोगों को दी जाती थी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम का आगमन हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ, तो ये जो लोअर कास्ट लोग हैं इनको भी, ये भी आ गए यहां पे। मतलब जिनको नीचा माना जाता था, अब इस्लाम ने इसको हटा दिया। और उसके बाद जो सिटीज डेवलप हुए, जो सेंटर और इंडस्ट्री डेवलप हुए, वो लोग यहां पे आए, उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया। ये हिस्टोरियंस का मानना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अलग अलग, देखिए ये सब किताबों के शब्द हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। ये किताब है बेसिकली जो चलती है, वहां पे लिखा हुआ है, हिस्टोरियंस का कहना है ये। इरफान हबीब भी यही मानते हैं कि यही जो अर्बन इकोनॉमी का एक्सपेंशन हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि देखो जब लोग आ जाएंगे तो भाई शहर का भी तो डेवलपमेंट होगा। तो ये जो जिनको ज्यादा मौका नहीं मिलता था, जिनको नीचा माना जाता था, अब उनको मौका मिलने लगा। अब वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करने लगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, जिससे हुआ क्या कि लोगों को मौके मिले। और जब लोगों को ज्यादा मौके मिले, ह्यूमन रिसोर्सेस का डेवलपमेंट हुआ, तब यहां पे शहर बनने शुरू हुए, और शहर बने, शहर उस समय भी थे, और ज्यादा शहर बनने शुरू हुए। चरखा का इंट्रोडक्शन हुआ। चरखा के जब अब इंट्रोड्यूस किया, नई नई टेक्नोलॉजीज, चरखा जब इंट्रोड्यूस किया तो कॉटन यान जो है, सूती जो बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉटन क्लॉथ, सबसे बेहतरीन, 6 गुना ज्यादा उसका प्रोडक्शन होने लगा। टेक्सटाइल प्रोडक्शन बढ़ा हमारा, यह माना जाता है। नकवी का क्या मानना है? नकवी का यह मानना है कि 12 से 15 ईस्वी, 12th से 15th सेंचुरी तक यूरोपियन टाउन्स प्राइमरी डेवलप हुए थे। यूरोपियन टाउन्स भी डेवलप हुए। देखो ट्रेड भी तो होता था ना, मर्चेंट टाउन्स भी डेवलप हुए यहां पे, ठीक है। तो मर्चेंट टाउन्स डेवलप हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी, उसके बाद नकवी ये भी कहना है कि देखो यहां पे जो सल्तनत पीरियड में जो टाउन्स थे वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड थे, पॉलिटिक्स के बेसिस पे इनको डेवलप किया गया। 14th सेंचुरी आते आते जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी यूरोपियन टाउन्स की, वो ट्रेड थी। यानी कि सल्तनत के टाउन्स को पॉलिटिकली, शुरुआत में जो शहर बने वो पॉलिटिक्स के बेसिस पे बने, अथॉरिटी के बेसिस पे बने, लेकिन बाद में जो टाउन्स बने वो ट्रेड के बेसिस पे बने। और इसमें यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यूरोप अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आया, इंडस्ट्रीज यहां पे बननी शुरू हो गई, हिंदुस्तानी टाउन्स बने जिसका मेन फोकस क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट। प्रोडक्शन सेंटर्स बने, समाना, जौनपुर, सिरोही, ये सब प्रोडक्शन सेंटर्स थे जो कि कस्बे की कैटेगरी में आते हैं। कुछ बिल्कुल ट्रेडिंग टाउन्स थे, कुछ पोर्ट टाउन्स थे, ये नकवी का कहना है। तो यूरोपियंस की ओशियानिक सुपीरियरिटी इतनी ज्यादा थी कि ये टाउन्स का डेवलपमेंट जो है वो और ज्यादा शुरू हुआ, ठीक है। कुछ गैरिसन टाउन्स भी थे। एक और व्यू है गैरिसन टाउन्स का भी बनना, वो टाउन जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए यूज होते थे, गैरिसन के लिए यूज होते थे,
जैसे आंद्रे विंक बताते हैं कि सल्तनत सिटीज तो मेन गैरिसन टाउन्स थे, यहां पे ट्रूप्स इन्वॉल्व रहते थे, मिलिट्री होती थी यहां पे, और यही गैरिसन टाउन्स बाद में शहर बन गए। और यही जो जितने भी ये जो गैरिसन टाउन्स थे यही बाद में शहर बने। वेल्थ और एक्सपेंशन इतना जबरदस्त हुआ कि यही बाद में शहर में तब्दील हो गए। ऐसे बहुत सारे टाउन्स हमको मिलते हैं जो गैरिसन टाउन्स बोलेंगे हमको, जिनको 18 टाउन दिल्ली में, ग्वालियर, मुल्तान, ऊच, लाहौर, मनिकपुर, लखनौती, सब जगह आपको गैरिसन टाउन्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की, और जिनकी मैं बात आपको अभी तक बता रहा था, अब हम उसमें देखेंगे। देखो, दिल्ली सल्तनत में कुछ नए इंस्टीट्यूशंस भी बने, जैसे खानकुआ हो गया, सराय, थाना, मदरसा हो गया, रॉयल कोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बाजार्स हो गए, ये सब बने। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, याद रखिएगा ये प्रोसेस, अब मैं ये पॉइंट अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्ता, IQTA। इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लैंड सिस्टम था ना, किसने इंट्रोड्यूस किया था? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मैं बता ही देता हूं क्या। इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम था क्या? देखो, बहुत सारी प्रोविंसेस में विलायस, खित्ताज और इक्ताज दोनों आ जाएंगे। ये प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर्स में डेवलप हुए। ये जो अर्बन सेंटर्स थे, ये कौन रूल करता था? नोबल्स और गवर्नर। तो इक्ताज क्या थे? दे वर बेसिकली टेरिटोरियल असाइनमेंट, मतलब एक टेरिटरी जो थी वो नोबल्स को दी जाती थी। आपको पता ही है, तुर्काने चहलगंज, इल्तुतमिश नोबल्स पे, नोबल्स आज के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, तो हालांकि उस समय एग्जाम नहीं होता था ISPCS का, लेकिन चुन लिया जाता था। तो इन नोबल्स को चुना जाता था और इनको इक्ता मतलब एक तरीके से टेरिटरी दे दी जाती थी, और इनसे यह बोला जाता था कि आप एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करो और ट्रेड का फैसिलिटेशन करो, मतलब इन इक्ताज को आप डेवलप करो। बाद में यही इक्ताज जो थे वो शहर में डेवलप हो गए। तो दिल्ली सल्तनत, अगर हम बात करते हैं, दे वर एक्चुअली द सम ऑफ इक्ताज, इक्ताज का कलेक्शन थे, जिनको हम टेरिटोरियल यूनिट्स के रूप में नहीं बल्कि गैरिसन अर्बन सेंटर्स के रूप में देखेंगे, खिताज। यही कहने का मतलब क्या है कि ये इक्ताज जो थे यहां पे गैरिसन तैनात थे, बड़ी बड़ी ट्रूप्स थे, रहते थे यहां पे। तो ये ट्रूप सेंटर, ये अर्बन सेंटर्स, गैरिसन अर्बन सेंटर्स को खित्ता बोला जाता है। समझिए कि नहीं? मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो इक्ताज थे ये एज अ टेरिटोरियल यूनिट नहीं बल्कि इन शहरों में मिलिट्री थी, गैरिसन ट्रूप्स थे, और इसी को खित्ता बोला गया। तो जब मलिक बहाउद्दीन तुगरिल को खित्ता और बयाना 1196 में मोहम्मद घोरी ने दिया, सबसे पहले यही है मलिक बहाउद्दीन तुगरिल, याद रखिएगा, MALIK लिख देता हूं, MALIK BAHAUDDIN, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल, TUGHRIL। ठीक है। तो जो मलिक बहाउद्दीन तुगरिल को खित्ता और बयाना दिया 1196 में मोहम्मद घोरी ने, तो इन्होंने इसको एक्सपैंड कर दिया और नई शहर बना दिया। इसी खित्ता से इन्होंने नया शहर बना दिया सुल्तान कोट, जो कि मॉडर्न बयाना है, और वही इनका हेडक्वार्टर हो गया। और वहां पे इन्होंने ढेर सारे मर्चेंट्स और स्कॉलर्स को बनाया। यही होता था, यही प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है। इन्हीं छोटे छोटे इक्ता को, जो कि बेसिकली गैरिसन, अर्बन गैरिसन सेंटर्स थे, जिनको खित्ता बोला जाता था, इसी को ही डेवलप कर लिया शहरों में। और शहरों में डेवलप कैसे हुआ? अमीर लोगों को बुला लो। देखो, दो चीजें हैं यहां पे। पहली चीज, प्रॉपर आर्मी होनी चाहिए, वरना तो शहर बचेगा ही नहीं। आर्मी इनके पास थी, मैंने बताया ना, खित्ता मतलब गैरिसन अर्बन सेंटर्स। दूसरी चीज, पैसा होना चाहिए, और पैसा इन्होंने सबको, जितने भी मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, सबको बुलाया इन्होंने। सारे हिंदू ट्रेडर्स आए। जब पैसे की बात आई ना, तो कोई भेदभाव नहीं। तो अब इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। इब्न बतूता बताते हैं कि ये शहर जो थे ना, वो चीफ सेंटर्स थे। यहां से ही वीट, राइस, शुगर जो है और कपड़ा दिल्ली को सप्लाई होता था। कोल, जो कि मॉडर्न अलीगढ़ को बोला जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाउन इल्तुतमिश के समय डेवलप हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नोबल्स हैं जिनको इक्ताज दिए गए, और बाद में इन्होंने शहर में इसको तब्दील कर दिया। जैसे बरन, बुलंद शहर, जिसको आज का बुलंद शहर ना, उस समय बरन बोला जाता था, वो भी एक इंपॉर्टेंट टाउन, और ये भी एज एन इक्ता दिया गया था इल्तुतमिश की रीन में।
बदायूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था जिसको इंपॉर्टेंस मिलता था। हसन निजामी बताते हैं कि बदायूं जो है उस समय हिंदुस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट, आज तो उसको इतनी डेवलपमेंट, या यूपी में आता है तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन उस समय हिंदुस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था बदायूं। कुछ शहर ऐसे थे आज उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे, जैसे कन्नौज हो गया, बदायूं हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सब है ना। तो सुल्तान जो क्या करता था, सुल्तान जो था चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाता था। मतलब जो सल्तनत पीरियड में था उसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या होता था, इक्ता। और यहां पे स्लेव मार्केट भी रखती थी। और ये खिलजीज के समय तक रहा है, खिलजीज के समय तक यही इक्ता रहे हैं, ये गैरिसन टाउन्स रहे हैं। ये तो बात हुई कि शुरुआत कैसे हुई, इक्ता समझ गए। अब दूसरा, पैसे कहां से आए, तो अब हम दूसरे बात करते हैं मोनिटाइजेशन। मोनिटाइजेशन की बात करें तो भाई ट्रेड होता था ना, दुनिया भर से ट्रेड होता था। जो पोर्ट टाउन्स थे जैसे कैम्बे और मुल्तान हो गया, ये चीफ सेंटर्स ऑफ ट्रेडिंग थे, बढ़िया ट्रेड होता था, गुजरात से बढ़िया ट्रेड होता था, ठीक है। मुल्तानीज और सहाज ऑफ दिल्ली जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर हुए, खूब पैसा कमाया, खूब पॉसिबल लोन्स लिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने खूब जबरदस्त लोन्स लिए और खूब पैसा आया यहां पे। तो मोनेटाइजेशन की बात करें, मतलब पैसे की बात करें, तो पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, कैपिटल टाउन्स। कैपिटल टाउन्स अगेन इंपॉर्टेंट, कैपिटल टाउन्स या प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स। कुछ शहर जो थे वो कैपिटल बन गए, जैसे लाहौर। मोहम्मद ऑफ गजनी और घोर, मोहम्मद ऑफ घोरी के दौरान लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली तो हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट और कैपिटल रहा है। चौथे तरीके की डिस्टिंक्शन की बात करते हैं जिनको हम बोलेंगे खानका। ये खानका क्या था, ये बेसिकली, वैसे तो खानका सूफी के घरों को बोला जाता है, लेकिन शुरुआत में ये एक लॉज था। अब हम होटल्स पे आ गए, लॉज पे आ गए हैं। अरब कंट्रीज में आज भी रिबात जो है वो लॉज के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा था ना, जब दिल्ली सल्तनत बढ़ी तो ट्रेडिंग होती थी, सुल्तान यहां से वहां जाता था, तो लॉज बना दिए गए, मतलब होटल्स टाइप के बना दिए गए थे। इनको रिबास बोला जाता था। और ये रिबास ट्रेडर्स, देखो अरब में क्या था, दो चीजें हैं। अरब में लॉज को रिबात बोला जाता था, और ये रिबात अरब ट्रेडिंग के लिए फेमस था, अरब से ट्रेड होता था। तो ये जो रिबात है ये अरब, या मतलब जो ट्रेडर्स बनाते थे, ट्रेडर्स मर्चेंट बनाते थे, ताकि कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाए तो यहां पे ठहर सके वो। तो एक तरीके से अरब में कंट्रोल किसके पास था, ट्रेडर्स के पास, इन लॉज का। लेकिन भारत में, दिल्ली सल्तनत में क्या, दे वर मेंटेन्ड बाय द स्टेट। जो टैक्स कलेक्ट होता था उस टैक्स के पैसे से जो स्टेट था, जो दिल्ली सल्तनत थी, वो खानकाज बनाती थी, KHANQAHS। और ये खानकाज क्या होते थे, ये लॉज होते थे। मिनहाज सिराज बताते हैं, मिनहाज सिराज जुजानी बताते हैं कि खानकाज जो थे, जो फिलांथ्रोपिस्ट के जो पैसा आता था भारत में, वहां से लॉजेस बनाए जाते थे, ताकि सुल्तान कहीं जा रहे हैं तो रिफ्यूज ले सके। और सुल्तान जब रिफ्यूज लेते थे तो पूरा उनके साथ गैरिसन चलता था, बॉडीगार्ड्स, एलिफेंट सब चलते थे। और बहुत सारे हमको खानकाज देखने को मिलते हैं। खानकाज कौन मैनेज करता था, शेख उल इस्लाम, ये मैनेज करता था। और दिल्ली सल्तनत में जैसे मुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा, सोहरावर्दी सूफीज के लिए मुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा, तो यहां पे खानकाज जो है वो बनाए गए। सिंध और पंजाब में, इब्न बतूता बताते हैं, सिंध और पंजाब में तो कम से कम 40 खानकाज थे जो कि शेख उल इस्लाम मैनेज करते थे। नागौर में भी। बाद में देखिए, शुरुआत में तो लॉज, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहां पे सूफीज, ये इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग बन गए। चिश्ती सूफी जो थे यहां पे पढ़ाने लगे। जैसे नागौर में ही चिश्ती सूफी हामिदुद्दीन जो नागौरी थे, चिश्ती सूफी हामिदुद्दीन नागौरी, वो उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी कि नागौर में जो खानका बनाया गया वो तो एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया। दिल्ली में भी सुल्तान ने कम से कम 120 हॉस्पाइसेस बनाए, जहां पे सूफीज जो थे वो पढ़ाते थे। सूफीज जो चिश्तीज थे, सूफीज और चिश्तीज ये पढ़ाते थे।
ये सब होता था। पांचवा डिस्टिंक्शन सराय। सराय क्या? होटल। अभी तो हमने सुल्तान के लिए आपको बता दिया, सूफीस के लिए आपको बता दिया, खान का, लेकिन सराय की बात करें, SARAI, ये क्या थे? मर्चेंट ट्रेडर्स जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ठहरेंगे। कहां ठहरेंगे? सराय। सराय कहां होता था? सिटाडेल या पैलेस, मतलब शहर में होता था। सराय को आप पैलेस भी देखिए, सराय को होटल भी बोल सकते हैं, पैलेस, पैलेस भी इसको बोला जाता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के महल को सराय बोला जाता था, इल्तुतमिश के भी पैलेस को सराय बोला जाता था। IH सिद्दीकी आर्ग्यू करते हैं कि पहला जो सराय का रेफरेंस वो सिकंदर लोदी के रीन में आता है। बहुत सारे ट्रैवलर्स के लिए इन्होंने मथुरा में सराय बना दिया था। यही शम्स सिराज अफीफ भी खानकाज और सराय का मेंशन करते हैं कि यहां पे जैसे मान लो कि ट्रैवलर्स हैं, पिलग्रिम्स अगर हो रही है, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, तो उसके लिए भी सराय बनाया जाता था, वो भी वहां पे ठहर सकते थे। अब एक और चीज आती है थाना। थाना भी बहुत इंपॉर्टेंट। थाना जो है, देखो जो नया टाउन होगा, जो शहर होगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन करेगा? लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा? लॉ एंड ऑर्डर को थाना से देखा जाता था। घियासुद्दीन बलबन ने थाना को डेवलप करवाना शुरू किया था, और ये पुलिस पोस्ट थी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। और यही टाउन को बनाने में अगर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होगा तभी शहर बनेगा, वरना तो शहर बिगड़ जाएगा। यही थाना बहुत इंपॉर्टेंट रहे किसी भी शहर को बनाने के लिए। जंगल्स को काटा जाता था और वहां पे थाना रख दिया जाता था, थाना बना दिया जाता था। शुरुआत में तो अफगान पोस्ट बनाई गई है ना, जैसे दियोपालगीर थाना जो है दिल्ली के विसिनिटी में जो बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बाद में से बहुत सारे थाने जो है वो बनाए गए, और यहां पे अफगान गैरिसन्स को बलबन द्वारा तैनात कर दिया जाता था। जैसे अफगानपुर थाना बहुत इंपॉर्टेंट, अमरोहा के पास, वो हेडक्वार्टर था। ये थाना जो थे ये बेसिकली कई बार हेडक्वार्टर होते थे, जहां से लॉ एंड ऑर्डर और जहां से शहर को मेंटेन किया जाता था। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। उसके बाद थाने में कई बार हमको फोर्ट्स भी दिख जाता था, जैसे किले के अंदर कई बार थाना होता था, है ना। बहुत सारे नोबल्स और सुल्तान ने ढेर सारे फोर्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर थाना है, और यही बाद में नए शहर बन गए। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, नए शहर बनाए। भाई हिसार जो है, हिसार फिरोजा, मतलब हिसार जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हारनी खेड़ा, तुगलकपुर, कासना, बहुत सारे, जौनपुर हो गया। पांचवा आता है आपका मॉस्क और मदरसा। मॉस्क यानी कि मस्जिद, मदरसा बहुत इंपॉर्टेंट। मदरसा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। मदरसा जो था, देखो बलबन्स ने मदरसा टाउन्स को स्टैब्लिश करना शुरू किया, और बाद में ये सब शहर बने, ठीक है। हर थाने में मदरसा को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता था, जो कि चीफ सेंटर ऑफ लर्निंग बने। बाद में यही मदरसा जो है, देखो थाने में जो ऑफिशियल्स काम करते थे उनके बच्चों के लिए ये मदरसा जो है, आर्मी पर्सोनल्स के लिए मदरसा स्टैब्लिश किया जाता था। लेकिन बाद में यही मदरसा जो है वो चीफ लर्निंग सेंटर्स बन गए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम, हर कोई यहां पे पढ़ सकता था। तो एक तरीके का जो कैरेक्टर था वो सेक्युलर था। गेट्स ऑफ मदरसा जो थे वो सारे क्लासेस के लिए, हिंदू चिल्ड्रन भी यहां पे पर्शिया और पॉपुलर साइंसेस पढ़ सकते थे। तो एक तरीके से मदरसा बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये शहर तभी बनेंगे ना जब लोग साथ में आएंगे। अगर लोग में ही अलगाव होगा तो शहर बनेंगे ही नहीं। जैसे बदायूं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मदरसा, वहां पे बहुत सारे, मतलब जो मौलाना अलाउद्दीन उसूली की टीचिंग्स थी वो बदायूं में दी जाती थी। तो मदरसा का बहुत इंपॉर्टेंस था। इब्न बतूता बताते हैं कि दिल्ली में अकेले ही 1000 से ज्यादा मदरसा थे। इतने ज्यादा मदरसा खोले गए थे ताकि लोग पढ़ सके। फिरोज शाह तुगलक ने दो बहुत बड़े मदरसा ए शहजादा ए बुजुर्ग सीरी के पास और मदरसा है फिरोज शाही, ये सेपरेट हॉस्टल था स्टूडेंट्स के लिए, हौस खास दिल्ली में ये बनाया गया। तो मदरसा जो है वो चलते रहे, डेवलप होते रहे, ताकि लोगों को यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा सके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी मदरसा को बनाने की, और ये फिर लगातार चलता ही रहा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में सोनार गांव जो बंगाल में था वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग बना, इस्लामिक लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना। लखनौती जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना, यहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। और फिर लाइब्रेरी भी, भाई किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो महमूद गवान की बात करें तो उसने 3000 किताबें डोनेट कर दी थी जो तो मदरसा में लाइब्रेरी होती थी। तो मदरसा
में सब कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मदरसा यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की मकसद से नहीं, धार्मिक टीचिंग्स भी दी जाती थी, लेकिन धार्मिक टीचिंग्स के अलावा ये एक लिबरल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करता था। हर कोई यहां पे आता था, पढ़ता था, तो लिबरल एटमॉस्फेयर और रैशनल थिंकिंग भी यहां से डेवलप हुई। तो इसीलिए मदरसा का जो इंपॉर्टेंस है शहरों को डेवलप करने में, बहुत ज्यादा इसका रोल है। फिर बाजार और मंडीज की बात करते हैं। बाजार आपको पता ही है, बाजार भी थे, बाजार भी लगते थे। खानका सराय थाना जो है वो तो इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर, बहुत मतलब उनका जो इंपॉर्टेंस है एज एन अर्बन सेंटर वो इमर्ज हुए। अल्टीमेटली खानका सराय थाना जो है ये बाद में इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स बने, लेकिन इसमें बाजार और मंडी भी आ जाती है। ठीक है, हर शहर में आप बाजार देखेंगे, कुछ बाजार तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कभी कई कपड़ों के लिए अलग बाजार लगता था, सब्जियों के लिए अलग बाजार लगता था, घोड़ों के लिए अलग बाजार लगता था, है ना। जैसे बड़े बड़े शहरों में बाजार जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग के लिए होते थे। मिनहाज जो है बताते हैं बाजारे बाजाजन, जो कि दिल्ली में था, जो एक क्लॉथ मार्केट थी, यहां पे लोग आते थे, दूर दूर से लोग आते थे। ऐसे ही कैटल मार्केट थी लखनौटी में। कैटल, अगर आपको घोड़े बेचने हैं, मवेशी बेचने हैं, तो यहां पे लखनौटी आइए, तो वहां पे कैटल मार्केट थी और यहां पे कैटल्स को बेचा जाता था। बाजारे चहरसू, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्तनत पीरियड में बाजारे चरसू तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहां पे तो घुसने की जगह नहीं रहती थी। बाजारे चरसू जो कि दिल्ली में था, आमिर खुसरो और जितने भी हिस्टोरियंस ने बहुत प्रेस किया, बहुत ही बेहतरीन बाजार रहती थी और इतना ओवर क्राउडेड रहता था। आमिर खुसरो तो ये तक लिखते हैं कि इतना ओवर क्राउडेड रहता था कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। और यही बाजारे चरसू बाद में आगरा में भी बनाया गया, लोधी ने बनाया। ठीक है, और आज भी आप जौनपुर में जाएंगे ना तो वहां पे चहरसू चौराहा मिलता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर आपके कारखानास आएंगे। लास्ट कारखानास की बात करें, आखिरी है प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन में। कारखानास की बात करें तो भाई देखो, ये शहर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये रॉ मटेरियल्स आ कहां से रहा है? ये ब्रिक्स हैं, बड़ी बड़ी जो क्राफ्ट हैं, इसके लिए कारखाना बनाए गए थे। कैपिटल्स में कारखाना बनाए जाते थे ताकि हर कोई यहां पे काम कर सके। फिर हम अब सेकेंड पॉइंट न्यू टाउन्स की बात करते हैं। देखो, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे नए शहर बने। हिसार, थानेसर, सुनाम, हासी, भटिंडा, कारा, बयाना, पानीपत, मेरठ, बरन, अलीगढ़, कन्नौज, बदायूं, अमरोहा, कितने नाम लेंगे आप? बहुत सारे। उच्च, मुल्तान, लाहौर जो है ये बहुत बड़े बड़े शहर थे, लेकिन और बहुत सारे डायनेमिक और कल्चरल सेंटर्स बनाए गए जिसमें बहुत खूबसूरत बाजार थी। जैसे कौल, मॉडर्न डे अलीगढ़ और मेरठ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बने जहां पे वाइन बहुत अच्छी बनती थी। कुछ शहरों को स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था कि यहां पे सिर्फ हम वही लेंगे, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन सिटीज थी, जैसे अलीगढ़ और मेरठ में वाइन बहुत बढ़िया बनती थी। इब्न बतूता बताते हैं कि अलीगढ़ में तो बहुत सारे गार्डन्स थे, बड़ा खूबसूरत शहर था। और इब्न बतूता ये भी बताते हैं वीट, राइस, शुगर जो है इन शहरों से लिया जाता था। जैसे दिल्ली है, जैसे क्या होता था कि जैसे कारा और मणिकपुर है, तो कारा, मणिकपुर हो गया, मालवा हो गया, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें ली जाती थी। वीट, राइस, शुगर जो है इन शहरों से दिल्ली में एक्सपोर्ट किया जाता था। अयोध्या एक और इंपॉर्टेंट टाउन था जहां पे कपड़ों को बनाया जाता था। ऐसे ही गोला, रोहिलखंड, ये सिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना। नागौर जो है वो लाइनिंग क्लॉथ के लिए। तो कुछ शहर जो है वो इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स बने और ट्रेडिंग सेंटर्स बने, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बने। कई बार क्या होता था, कैपिटल शिफ्ट हो जाती, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइस फुल किंग भी बोला जाता है, उसने अपनी कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। अब दौलताबाद जब कैपिटल शिफ्ट किया तो बहुत सारे उसने शहर बना दिए, चंदेरी इसमें से एक है, और ढेर सारे बाजार बना दिए। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन 15th सेंचुरी आते आते चीजें बिगड़ने लगी। अब कैसे बिगड़ेंगी वो तो हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे। बहुत सारे नए नए शहर बनाए गए, कई बार कंसोलिडेशन होता था शहर का। तो ये चीज है। ये इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन जो है ये अर्बनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी में कस्बा आ जाता है। कस्बा एक नई कैटेगरी ऑफ टाउन था। कस्बा जो होते थे वो शहर से छोटे होते थे और गांव से थोड़े बड़े होते थे। तो नई कैटेगरी ऑफ टाउनशिप होता था। आज भी कस्बा जो होता है टाउनशिप, छोटे शहर जो होते हैं, कस्बा है वो एक। पोर्ट टाउन्स होते थे। पोर्ट टाउन्स कहां आएंगे? कैलिकट, कोचीन, क्विलोन,
मालाबार में जो जितने भी शहर थे मालाबार कोस्ट में, फिर गुजरात में छौल दाबोल जो कोंकण कोस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स थे जहां से ट्रेड होता था, यूरोपियंस सामान बेचते थे अपना आके यहां पे। तो ये चीज है। अब तीसरे पॉइंट, न्यू ट्रेंड्स। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन टाउन जो है वो आने लगे। मेट्रोपॉलिटन टाउन जो बड़े बड़े शहर होते थे, जैसे ऊंच कैपिटल ऑफ सुल्तान नासिरुद्दीन कोबाचा, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था। यहां पे बेसिकली रॉयल कैपिटल्स हुआ करती थी। तो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली जो नए शहर बाद में आए, तो प्लान्ड सिटीज आने लगे कि इनको प्लान किया जाता। जैसे कुछ शहर थे वो सिर्फ मदरसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ शहर खाली लर्निंग के लिए फेमस थे, कुछ कल्चर के लिए फेमस थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर थे। जैसे हिसार फिरोजा, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बनाया, ये रॉयल सिटी थी और ये डेजर्ट जोन में बनाया गया था। ठीक है, डेजर्ट जोन में बनाया गया था ताकि कोई भी यहां पे आए तो पना ले सके। और हम ये देखते हैं, अफीफ बताते हैं कि यहां पे 50 और 40 शेड्स बनाए गए थे ताकि लोग यहां पे ईरान और खुरासन से जो लोग आ रहे हैं, ट्रेड रूट में पड़ेगा ये, यहां पे फैसिलिटेट हो सके, ये ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैवलर्स यहां पे रुक सके। और यहां पे पेरिनियल वाटर सप्लाई मिलती थी। 2 कैनाल्स बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने 2 कैनाल्स बनाए थे, राजव्वा और उलुखानी। तो हम ये देख रहे हैं कि नए ट्रेंड्स भी उभरे। ये प्लांट सिटीज हिसार के बारे में। फिर प्लांट सिटी एक और दौलताबाद प्लांट सिटी थी। दौलताबाद इब्न बतूता बताते हैं, दौलताबाद की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल रही है ये सिटी। जो थे उसमें 3 सेक्शंस थे। एक तो दौलताबाद प्रॉपर जहां पे सुल्तान रहते थे, दूसरा कताक और तीसरा सिटाडेल। अब हम अर्बन इथोस की बात करते हैं। अर्बन इथोस की बात करें तो नए नए अर्बन ग्रुप्स बने। ठीक है, शुरुआत में टर्क्स ने डोमिनेट किया, लेकिन धीमे धीमे हम देखते हैं अरब्स भी आए, अफगान्स भी आए, तो नए नए ग्रुप जो है वो बनते गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट, मंगोल्स ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया अलाउद्दीन खिलजी के समय। मंगोल्स को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया, इनको न्यू मुसलमान बोला गया, न्यू मुसलमान। और बहुत सारे शहर इनको दिए गए, विलेजेस दिए गए। और जब विलेजेस दिए गए तो इन मंगोल्स ने इन विलेजेस को टाउन्स में तब्दील किया। कुछ हिंदुओं ने, हम देखते हैं कि इस्लाम को एम्ब्रेस किया, तो उनको विलेजेस दिए गए, तो वहां पे उन्होंने टाउन को जो है, मतलब उन गांव को टाउन में तब्दील किया। अब आखिरी हम स्लेवरी की बात करते हैं। स्लेवरी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हर सुल्तान के पास स्लेव्स थे यहाँ पे। 13th और 14th सेंचुरी में तो हम देखते हैं दिल्ली में तकरीबन 4 लाख स्लेव थे। अलाउद्दीन खिलजी के पास खुद के पास 50,000 स्लेव थे। फिरोज शाह के पास 1,80,000 स्लेव्स थे। मलिक कफूर भी एक स्लेव था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जनरल था, है कि नहीं। तो बहुत सारे स्लेव जो थे। देखिए यहां पे स्लेवरी अमेरिका की तरह नहीं थी। क्या आपको लगता है बहुत, यहां पे स्लेव को भी अच्छी खासी पोजीशन दी जाती थी। स्लेव जो थे कई बार आर्मी को मैनेज करते थे, कई बार स्लेव जो को कैटल्स को देखते थे, कई बार मार्केट को देखते थे। मार्केट को एक नखास मार्केट बोला जाता था, आज भी नखास है ना। ये स्लेव मार्केट होती है, स्लेव मार्केट को नखास बोला जाता था। तो इन नखास जो थे, इन नखास से स्लेव को खरीदा बेचा जाता था। और यहां पे इंडियंस और फॉरेन स्लेव दोनों होते थे। स्लेव्स बहुत सारे थे और चीप थे। इन स्लेव्स को पैसा भी मिलता था और रहने का सब कुछ, घर भी मिलता था, काम भी मिलता था। ठीक है, स्लेव लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इन्हीं स्लेव्स ने बहुत सारे शहरों को बनाना शुरू किया। जो अमीर लोग थे उनके पास तो बहुत सारे स्लेव्स होते थे, सोल्जर्स होते थे। फिरोज शाह के पास ढेर सारे स्लेव्स थे, बॉडीगार्ड्स थे रॉयल पैलेस में। मैंने बताया ना कि फिरोज शाह के पास 1,80,000 तो अकेले फिरोज शाह तुगलक के पास स्लेव थे, जिसमें 12,000 स्लेव जो थे वो कारखाने में काम करते थे। कुछ स्लेव्स वाटर के इंचार्ज थे, कुछ ड्रेसेस के इंचार्ज थे, कुछ रॉयल्स कैनोपी के इंचार्ज थे, कुछ कर्टेन्स के इंचार्ज थे, कुछ लाइट के इंचार्ज थे। तो ऐसे इंचार्ज दिया जाता था। फिर फॉरेन स्लेव्स भी थे, चाइना हो गया, तुर्किस्तान हो गया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीका से भी स्लेव्स आते थे। और यहां पे स्लेव्स में लड़कियों को भी बेचा जाता था। 17 से 18 साल की लड़कियों को भी, चाइनीज गर्ल्स को लाया जाता था। और यहां आमिर खुसरो बताते हैं कि ब्यूटीफुल टर्किश गर्ल्स जो हैं 17 से 18 साल, उनको भी बेचा जाता था यहां पे। ये डांसिंग गर्ल्स कहलाती थी। तो ये लेक्चर था
मेडिवियल टाउन्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं अगले पार्ट में, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे और विजयनगर किंगडम की बात करेंगे। कुछ रहे पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।